हेलो दोस्तों, आज जानते हैं ब्रिटिश राज का इतिहास। 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि को संदर्भित करता है। इतने सालों तक करीब सिर्फ ब्रिटिश सरकार का इतिहास था। आज हम उसी शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे और यह शासन प्रणाली 1858 को स्थापित किया गया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को महारानियां विक्टोरिया के हाथों सौंपते हुए राजशाही के अधीन कर दिया गया और विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया। यह 1947 तक चला, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दो देशों में विभाजित कर दिया गया। भारतीय संघ बाद में भारतीय गणराज्य और पाकिस्तानी रियासत, जो बाद में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र, जिसकी पूर्वी भाग बाद में बांग्लादेश गणराज्य बना। भारतीय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बर्मा प्रांत को 1937 में एक अलग उपनिवेश बनाया गया और वह 1948 में स्वतंत्र हुआ। 19वीं सदी के दूसरे भाग में ब्रिटिश राजशाही द्वारा भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन और औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ प्रौद्योगिकी परिवर्तन दोनों ने ग्रेट ब्रिटेन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को नज़दीकी रूप से मिला दिया, बल्कि परिवहन और संचार के कई बड़े बदलाव वास्तव में गद्दर से पहले ही शुरू हो गए थे। डलहौजी ने प्रौद्योगिक परिवर्तनों को अपनाया जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर चल रहा था। भारत ने भी उन सभी प्रौद्योगिकियों का तेजी से विकास देखा। रेलवे, सड़क, नहर और पुल को भारत में तेजी से बनाया गया और साथ ही टेलीग्राफ लिंकों को भी स्थापित किया गया, ताकि कच्चे माल जैसे कि कपास को भारत के सुदूर क्षेत्रों से बंबई जैसे बंदरगाहों के लिए प्रभावी रूप से भेजा जा सके और उसे फिर इंग्लैंड निर्यात किया जा सके। इसी तरह इंग्लैंड में तैयार माल को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में बिक्री के लिए वापस उसी कुशलतापूर्वक भेजा जाता था। हालांकि खुद ब्रिटेन के विपरीत, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास में जोखिम निजी निवेशकों द्वारा वहन किए जाते थे, भारत में करदाताओं, मुख्य रूप से किसान और कृषि मजदूरों को जोखिम सहना पड़ता था, जो अंत में 50 मिलियन पाउंड होता था। इन लागतों के बावजूद भारतीयों के लिए बहुत कम कुशल राजगुर सृजित किए गए। 1920 तक विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अपने परिनिर्माण के 60 वर्षों के इतिहास के साथ भारतीय रेल में बेहतर पदों पर केवल 10% भारतीय काबिज थे। प्रौद्योगिकी की बाढ़ में भारत में कृषि अर्थव्यवस्था को बदल रही थी। 19वीं सदी के आखिरी दशक में कच्चे माल की बड़ी मात्रा न केवल कपास बल्कि कुछ खाद्यान्न को सुदूर बाजारों में निर्यात किया गया। नतीजतन कई छोटे किसानों ने, जो उन बाजारों के उतार चढ़ाव पर निर्भर थे, सूदखोरों के हाथों अपनी भूमि, पशुधन और उपकरणों को गंवा दिया। अधिक प्रभावशाली ढंग से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में अकाल पड़े, जो बड़े पैमाने पर गंभीर थे। हालांकि अकाल उस महाद्वीप के लिए नहीं थे, लेकिन ये गंभीर थे, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए और कई ब्रिटिश भारतीय आलोचकों ने इसके लिए भूमिकाएं औपनिवेशिक
प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। ब्रिटिश भारत में स्वशासन की ओर पहला कदम 19वीं सदी में उठाया गया, जब ब्रिटिश वायसराय को सलाह देने के लिए भारतीय सलाहकारों की नियुक्ति की गई और भारतीय सदस्यों वाले प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया। ब्रिटिश ने बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के साथ विधायी परिषदों में भागीदार को और विस्तृत किया। नगर निगम और जिला बोर्ड को स्थानीय प्रशासन के लिए बनाया गया। इनमें चुने हुए भारतीय सदस्य शामिल थे। 1909 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में से, जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था, भारतीयों को सुसंवित भूमिकाएं सौंपी। भारतीयों को इससे पहले विधान परिषद में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा। केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वायसराय किसी भी रूप में विधायिकी के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्व पर विचार नहीं किया गया था। ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भी ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार में कुछ परिणाम हुआ थे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध भारत और ब्रिटेन के बीच शाही संबंध के लिए एक विभाजक साबित हुआ। युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1.4 मिलियन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में उनकी भागीदारी से व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। ब्रिटिश सैनिकों के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे और मर रहे भारतीय सैनिकों की खबर और साथ ही कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश के सैनिकों की खबर अखबारों में, रेडियो के नवीन के माध्यम से विश्व के सुदूर क्षेत्र में फैली। भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत उसके बाद बढ़ी और 1920 के दशक में उभरती रही। इसके परिणाम स्वरूप भारत 1920 में लीग ऑफ नेशंस का एक संस्थापक सदस्य बन गया और उसने एंटवर्प में 1920 के ग्रीष्म ओलंपिक में लेंस इंग्लिशियंस के नाम के तहत हिस्सा लिया। यह भारत में विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन की मांग उठने लगी। 1916 में लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर होने के साथ ही राष्ट्रवादियों द्वारा प्रदर्शित की गई नई शक्ति और होम रूल लीग की स्थापना भी हुई थी।